हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका प्रैक्टिस सेट लेकर हम हाजिर हैं। चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपका आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2019 से अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी है? पहली बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। तो ये जो प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की 2019 में, ये चौथी बार चुनी गई हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। इसकी डिटेल में बताया गया है, जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद चौथी बार के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। वह 1996 पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी कितनी बार चुनी गई है? चौथी बार। ठीक है, ये आपकी जानकारी थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया। वह है 200 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का और 500 रुपये का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में जो सिक्का जारी किया था वह है 100 रुपये का। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। याद रखिए इसको, ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये वाला हम नहीं करेंगे, ये वाला भी नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे हम प्रश्न। चलिए देखते हैं इसको। जनवरी 2019 से भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? घाना, सेनेगल, जिबूती या फिर टोगो। तो वह जिबूती के नागरिक है। चलिए डिटेल चेक करते हैं इसकी। जनवरी 2019 से भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह अफ्रीकी देश जिबूती के राष्ट्रपति हैं। जीके और आपका ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। 18 का भी पूछ सकते हैं, 19 का भी पूछ सकते हैं, 20 का भी पूछ सकते हैं, 21 का भी पूछ सकते हैं। तो जीके और करंट जो है कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के हस्तकरघा वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? एलिफेंटा गुफाएं, अहमदनगर, जयपुर या फिर भीमबेटका। तो 15 का अगर आपने आंसर सोच लिया है ए एलिफेंटा गुफाएं, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? जंजीबार, सेशल्स, मेडागास्कर या फिर मॉरिशस। तो 22 का अगर आप सोच रहे हैं सी मेडागास्कर, तो बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप मेडागास्कर है। इसका हम डिटेल चेक करते हैं। हिंद महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है या फिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार करती है? क्या करती है नदी? कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? नील, कांगो, नाइजर या फिर अमेजन नदी। तो देख लीजिए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। अगर इसका आंसर आपने सोचा है बी कांगो, तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की 4700 किलोमीटर लंबाई है और इसे जायरे नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अब ये इसकी जो है फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देहरादून, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर नागपुर। तो प्रश्न का आंसर 24 का आपका जाएगा ए देहरादून। चलिए डिटेल देखते हैं क्या है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन, भू सूचना, स्थिति निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न भी अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप 99 में रख सकते हैं। 1955, 1960, 1965, 1970। तो इसकी जो स्थापना हुई वह 1960 में हुई। चलिए डिटेल देखते हैं।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। डेट भी आपको पता चल गई है। इस संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में, ये भी पता चल गया है। वर्तमान में इस संगठन में 14 सदस्य हैं। तो एक के साथ ये 1960 में आपको 3 प्रश्नों का और पता चल गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो देख लीजिए, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 322 या फिर अनुच्छेद 317। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर। अगर आप सोच रहे हैं अनुच्छेद 317 तो बिल्कुल सही है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 है, इसमें क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर डिटेल है, देख सकते हैं। संविधान भाग 14 के, अब देख लीजिए, भाग 14 भी पता चल गया कि भाग 14 में है ये। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर ये भी पता चल गया है कि भाग 14 में ये सब प्रावधान है और अनुच्छेद 317 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? देखिए, राष्ट्रपति के प्रश्न में हर बार लेकर आती हूँ और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं, 100% बनते हैं, चाहे कोई से भी कंपटीशन हो। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी बन सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर, बहुत ईजी है। राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी बार प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन ये प्रश्न पहली बार आपके सामने आया है, तो इसका आप डी लगा सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना भी देंगे। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी। यहाँ पर है अनुच्छेद 56 के अनुसार, अब अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा आप, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है, यानी कि बिना विलंब के वहाँ पर सूचना भी देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखतः पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई? नीति आयोग, सेबी, आरबीआई या सीएसओ? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जो प्रमुख पहल की गई थी 28 का, अगर आपने सोचा है नीति आयोग, तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। राज्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमुख पहल है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बन सकता है एग्जाम में। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? वित्तीय आपात, ठीक है, अलग अलग आपात की घोषणा है, तो यहाँ पर पूछा गया है वित्तीय आपात की। तो यह कभी नहीं हुई है भारतवर्ष में अभी तक स्वतंत्रता के बाद। देख लीजिए डिटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया, सभी को पता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, ये भी पता होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है? पता चला प्रश्न कहाँ से लिया गया है। आंकड़ा सारणी, अंकों की सारणी, आवर्ती वितरण सारणी, सांख्यिकी सारणी। तो वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है आवर्ती वितरण क्या सारणी। तो इसकी डिटेल देखते हैं। अंकों व उसकी बारंबारता को दर्शाने वाली सारणी को आवर्ती वितरण सारणी कहा जाता है। प्रश्न अच्छा है, 99 में इसको रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रूलर पैमाना, हेक्टेयर में, रिक्टर पैमाना पर, डेसिबल में। सभी को पता है कि जो भूकंप की तीव्रता का पैमाना होता है वह रिक्टर पैमाना होता है, लेकिन जो जानकारी आपको मिलेगी वो कुछ अलग होगी। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छी से इसमें जानकारी दी गई है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। चलिए बिन जानकारी मिली आपको। यह एक लघु गुणक पैमाना है जिसकी कोई न्यूनतम व अधिकतम सीमा नहीं है। रिक्टर पैमाने पर अभी तक 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। इस पैमाने पर 2 गहनता का भूकंप मानव द्वारा महसूस किया जाने वाला सबसे कमजोर भूकंप होता है। लघु गुणक पैमाना होने के कारण प्रत्येक भूकंपीय तरंगे के आयाम में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करता है, अर्थात
रिक्टर पैमाने पर 4 गहनता के भूकंप द्वारा भूमि में कंपन 3 गहनता वाले भूकंप से 100 गुना अधिक होता है। शायद ये आपको जानकारी पूरी नहीं थी, आपको सिर्फ आंसर पता था कि रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी जानकारी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड ये पेपर है, तो आपसे हाई स्टैंडर्ड ही प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो रिक्टर पैमाना है ये बहुत ईजी है, काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से जो जानकारी आपको मिली है बहुत ही उम्दा कह लीजिए, बहुत अच्छी जानकारी कह लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में या कैलाश श्रृंखला में? तो सोच लीजिए आंसर जल्दी से इसका। अगर आप सोच रहे हैं इसका डी, तो बिल्कुल सही है। चलिए इसकी भी डिटेल चेक करते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में उपस्थित तथा इसी श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से हिंदू नदी का उद्गम होता है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगित। कभी कभी प्रश्न कहाँ से बनता है? सहायक नदियों से भी बनता है, इसको जरूर तैयार कीजिए। भारत पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु है, उसकी सहायक नदियों में झेलम और चेनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। देखिए एक और अच्छी जानकारी आपको मिली है, ठीक है। तो 2-3 इसमें बातें आपको पता चली, उनको पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए आगे इस प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से आपकी हिस्ट्री से अब प्रश्न बन रहा है, चलिए देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? ऐबक, बलबन, रजिया, फिर इल्तुतमिश? तो जो इल्तुतमिश था वह रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था। चलिए देखते हैं क्या है रक्त और लोहा। बलबन ने, एक मिनट, प्रश्न का आंसर आपका गलत हो गया है, यहाँ बलबन आएगा, ठीक है। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त व लोहे की नीति अपनाई। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित किया गया दल 10-40, क्या था ये 40? इसमें 40 सरदार होते थे, का दमन किया। इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा प्रारंभ की। बलबन गुलाम बख्श का 9वां सुल्तान था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी से मिली है आपको, और इसको फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया गया है। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। हाँ जी, बन चुका है आपके पॉलिटिकल से। चलिए देखते हैं पॉलिसी जो आपके प्रश्न बनने हैं। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? MG रानाडे, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक? तो गोखले के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? जल्दी से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं। इसकी डिटेल ये रहा। इनके गुरु थे MG रानाडे। देखिए इसकी डिटेल चेक करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले MG रानाडे इनके राजनीतिक गुरु थे। अब आपको महाराष्ट्र के सुकरात कौन कहे जाते हैं अगर प्रश्न पूछा जाए, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप बोल सकते हैं। कहे जाने वाले इनके MG रानाडे गुरु थे। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। इन्हें वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ, उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का गोल्ड स्टोन कहा जाता है। तो देखिए कितनी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। और भी है, आगे देखते हैं। हाँ जी, 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब आपको इनके गुरु के बारे में भी पता चल गया, और ये किसके गुरु थे इसके बारे में भी पता चल गया, और इनको क्या कहा गया है, और इन्होंने किसकी स्थापना की। ये सब जानकारी मुझे लगता है यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, और इसमें से 100% आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इसको याद करिए और एग्जाम के लिए तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, वहाबी आंदोलन या फिर अलीगढ़ आंदोलन? तो जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध रहा माना जाता है वह खिलाफत आंदोलन को माना जाता है। यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं है, नीचे है। चलिए देखते हैं। वहाबी आंदोलन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद थे। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था।
वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित था। यह लगभग 1828 से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा। देखिए कितने साल ये चला है वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन से प्रश्न बनते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सी लगा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रश्न बहुत ईजी है। आर्थर वेल्सली, मैनसन, स्लीमन या डायर? तो डायर था। चलिए डिटेल देखते हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर है। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना की भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। बड़ा ही खतरनाक ये मंजर था वहाँ का। जब हुआ होगा, जिन्होंने सहा होगा तो बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम बताया गया है? पंजाब, बिहार, हरियाणा या फिर सिक्किम? तो जो सबसे कम लिंगानुपात है वह हरियाणा का है। चलिए डिटेल देखते हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। लिंगानुपात का तात्पर्य क्या है देख लीजिए पहले। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है। तो ये सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है, यानी कि वहाँ पुरुष ज़्यादा हैं और स्त्रियाँ कम हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, यानी कि 1000 पुरुषों पर केवल 879 स्त्री हैं, जबकि सर्वाधिक केरल में 1184, यानी कि वहाँ पुरुष कम हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। और यहाँ पर स्त्रियाँ बहुत कम हैं, इसलिए यहाँ पर ये हरियाणा का नाम बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको लिंगानुपात के बारे में भी पता चल गया कि पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सबसे अधिक हुई थी? चलिए देखते हैं किस में हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये जो सर्वाधिक हुई है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर डिटेल है इसकी, चेक करते हैं। 11वीं में कितनी है, पहले में 8वीं में कितनी, 8वीं। अब आपको सन भी यहाँ पर मिल जाएंगे, कौन सी योजना कब तक चली। 8वीं 1992 से 97 तक, इसमें 6.68%। 9वीं 97 से लेकर 2002 तक, इसमें 5.50%। 10वीं में 2002 से 2007 तक 7.74, और 11वीं में 7 से 12 यानी कि 8.2%। तो उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर सर्वाधिक थी, किसमें? 11वीं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी और इसको फुल फॉर्म में भी याद कर लीजिए। लागू किया गया था 2002 में, 1999, 2007 में, 1997 में। तो डिटेल इसकी चेक करते हैं। ये आपका हुआ था 1999 में, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल हम देख लेते हैं पहले। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पूर्व से चल रही निम्नलिखित 6 योजनाओं को विलय किया गया था। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, 10 लाख कुआं योजना, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे वे कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, पट्टाभी सितारामैया, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एलिमिनेट हो ही जाता है, आपको पता है। तो एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे वे श्री राजगोपालाचारी थे। चलिए देखते हैं डिटेल। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी, वकील, लेखक, राजनेता थे। बाद में स्वतंत्रता के बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ केवल लोकसभा के पास हैं? राज्यसभा को नहीं है वे शक्तियाँ, सिर्फ लोकसभा के पास हैं। तो कौन कौन सी हैं इसमें से? एक, धन विधेयक का पुनर्स्थापन, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, समर्थन नहीं अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कूट हमारे सही जा सकते हैं। तो इसमें देखना है कूट कौन कौन से जा रहे हैं, 1 3 या फिर 2 4 या फिर केवल 1 या केवल 2। तो इसका आंसर अगर आप चला रहे हैं 1 3 तो बिल्कुल सही है। धन विधेयक की पुनर्स्थापना और आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन। देखते हैं इसकी डिटेल। चलिए देखते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में धन विधेयक का पुनर्स्थापन होता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति लोकसभा व राज्यसभा दोनों को है। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर आपका बिल्कुल सही जा रहा है, 1 और 3। इसमें जो अविश्वास का प्रस्ताव है ये दोनों ही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा? तो प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है कि किसके प्रति उत्तरदायी है। लगा लीजिए अपना आंसर, फिर डिटेल हम बताते हैं। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर है डी, लोकसभा। चलिए देखते हैं। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा ही धन विधेयक की मंजूरी देती है, अतः प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होता है। तो आपको कितनी जानकारी की लोकसभा धन विधेयक की, ये प्रश्न भी बनता है एग्जाम में हमेशा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। और प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से करता है। केंद्र सरकार और योजना आयोग राज्य सरकारों के बीच, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग या फिर आपका राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 योजना आयोग के सहायक के रूप में की गई। अब आपको इसकी स्थापना के बारे में ही पता चल गया। प्रश्न अगर बनता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर कर सकते हैं। वर्तमान में 2015 से इसको समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। अब ये तो खत्म हो चुका है। नीति आयोग की स्थापना भी आपको पता चल गई कौन से सन में हुई। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी यहाँ मिल चुकी है आपको। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा और लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। तो ये कूट में आपका प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसके कूट। 1 2, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो इसमें आपका जा रहा है 1 2। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में नहीं पूछा गया है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। केवल कल मैंने राष्ट्रपति वाले कराए थे आपको, आज उपराष्ट्रपति का है। केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। चलिए यहाँ पर इसकी डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद पता चल गया है आपको उपराष्ट्रपति का। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत किया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी इसमें मिली आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने, राजा राम ने या फिर राजेंद्र ने या फिर कुलोत्तुंग ने। ठीक है, तो ये कराया था राजा राज ने। चलिए देखते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने कराया था। इस मंदिर को दक्षिण भारत स्थापत्य शैली में सभी मंदिरों में सबसे अग्रणी माना जाता है। उसके शासनकाल में अप्पार, सबंदर, सुंदरार जैसे तमिल कवि भी थे। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है हिस्ट्री से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, अब्दुल हसन। तो जहांगीरी चित्रकार अबुल हसन था। चलिए देखते हैं डिटेल। अबुल हसन जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। अबुल हसन की महत्वपूर्ण पेंटिंग प्लेंट्री पशु मुद्रा आंदोलन का एक उत्कृष्ट चित्रण है। इसकी महारत लघु चित्रण में भी थी। तो प्रश्न काफ़ी अच्छे थे। अगर आपको पसंद आए हैं तो आपको क्या करना है? L+S और +C।
लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट आजकल बहुत कम आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि जो प्रैक्टिस सेट हिंदी मिरर की तरफ से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं, और इस तरह के आप कंटिन्यू जो हैं चाहते हैं आपको हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी की जाए। 13 में आपका एग्ज़ाम है और आज 6 तारीख हो चुकी है, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाल बटन नहीं दबाया तो दबाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो करिए, और साथ जाते जाते एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर ठोक कर जाएं, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखें।